गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई भूगोल की जो परिभाषाएं थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा व इसके विषय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानी गई है और भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल के केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन हम करते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो भूगोल की दो शाखाएं मानते हैं, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। लेकिन इसके अलावा भी एक तीसरी शाखा है जिसको हम जैव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो जो अधिकांश विद्वान हैं वो भूगोल की जो दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग, यानी जैव भूगोल जो है उससे अलग मानते हैं। लेकिन जैव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग करना उचित नहीं लगता, क्योंकि जैव या जीवन जो है वो भौतिक या फिजिकल एस्पेक्ट जो है उससे जुड़ा हुआ है। या फिर हम यूँ कहें कि फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो लिविंग एस्पेक्ट को, या भौतिक जो है वो जैव को, और जैव जो है वो भौतिक को प्रभावित करता है। पिछले कुछ दशकों के अंदर भौतिक भूगोल की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, अध्ययन विधि और उद्देश्यों में अधिकाधिक परिवर्तन और इसके क्रमानुगत अध्ययन जो हुआ है। प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण अर्थात उच्चावच, जल और वायु के क्रमबद्ध अध्ययन को ही भौतिक भूगोल समझा जाता था। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो आर्थर होम्स की है। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच जैसे कि भू आकृति विज्ञान, सागर महासागरों यानी समुद्र विज्ञान और वायु जिसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। यानी आर्थर होम्स के अनुसार केवल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत उन्होंने फिजिकल फीचर्स जो हैं, जैसे हमारे जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है उसको शामिल किया। दूसरा ओशियनोग्राफी, जिसमें महासागर या ओशियनोग्राफी जिसके अंदर समुद्रों से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं वो, तथा तीसरा एयर या क्लाइमेटोलॉजी के से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। यानी इन्होंने जैव पहलू को भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। इसके पश्चात हम देखें तो भौतिक भूगोल जो है वो विभिन्न भू विज्ञानों जैसे प्रकृति विज्ञानों, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इन सब का ही एक समूह मात्र समझा जाता रहा है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो भौतिक भूगोल जो है वो इन सब विज्ञानों का समूह मात्र ही नहीं है। भौतिक भूगोल सामान्य रूप में कई भू विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वयन है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर प्रकाश डालते हैं। इसके साथ ही स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भू विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों, जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप में परिवर्तनशील पर्यावरण प्रभावों की व्याख्या के लिए किया जाता है, का समन्वय है। यानी कहें तो जितने भी हमारे पर्यावरणीय पहलू जो मानव को प्रभावित करते हैं वो जो है भौतिक भूगोल के आधारभूत सिद्धांत जो हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा या उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब बात करते हैं हम आगे की। तो वर्तमान समय में भौतिक भूगोल अन्य भू विज्ञानों से चयनित विषयों का समन्वय एवं समूह मात्र ही नहीं है, वरन ये भौतिक पर्यावरण और मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन करता है, जो अन्य विज्ञानों जिनसे भौतिक भूगोल का संबंध नहीं है में नहीं होता है। अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो मानव और पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के मध्य जो भी पारस्परिक क्रिया जो होती हैं
उसका ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इनके मध्य की जो इंटर रिलेशनशिप जो है उसका भी अध्ययन करता है। और ये मानव और पर्यावरण का अध्ययन जो है ये अन्य विज्ञानों के अंदर जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है उनमें नहीं किया जाता है। जैसे आप साइंस की कोई भी ब्रांच उठा लें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या अन्य, उनके अंदर मैन एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप जो है उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भूगोल की भौतिक भूगोल जो है ये भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में है जो पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों तथा स्थानिक संबंधों का प्रादेशिक परिवेश में अध्ययन करता है। यानी इसमें एक तरह से रीजनल जो पैटर्न जो है या रीजन्स जो हैं उसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया है तथा भूतल पर इन प्रतिरूपों के प्रादेशिक प्रारूपों के कारणों की व्याख्या भी करता है। यानी इन जो रीजनल पैटर्न में जो भी डिफरेंसेस आए हैं उसके रीजन क्या हैं उसको भी फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो एक्सप्लेन करता है। साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो स्थान व समय के परिवेश में पर्यावरणीय तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या एवं उनके कारणों का अध्ययन भी करता है। यानी टाइम एंड स्पेस के रिलेशन में, टाइम एंड स्पेस जो है उसके हिसाब से हर चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो टाइम एंड स्पेस के परिवेश में पर्यावरणीय जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो जो चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के कारण क्या हैं उनका अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र जो है पृथ्वी पर एक तरह से हम बात करें तो जीवन मंडल है। और जीवन मंडल जो है वो वायु, स्थल तथा जल के आवरण में लिपटा हुआ है, जिसमें एक तरह से हम कहें तो जो वनस्पतियां और प्राणी जगत जो है इन सब के वायु के, जल के, स्थल के कारण ही पृथ्वी पर पनप पाए हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौतिक तत्वों एवं कारणों का अध्ययन करते हैं जो जीवन मंडल के जीवों जैसे वनस्पति, प्राणी जगत के लिए सुयोग्य वास्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। यानी एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे फिजिकल एस्पेक्ट्स के रूप में हो या अन्य फैक्टर्स के रूप में हो, उन सब का अध्ययन भी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ जीवन मंडल की जो गुणवत्ता जो है वो भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है तथा भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता के अंतर्गत अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं वो ऊर्जा द्वारा निर्धारित करते हैं। यानी जो बायोस्फीयर जो है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। इसी के उदाहरण रूप में हम देखें तो हमारी जो बायोस्फीयर लाइफ जो है वो डेजर्ट एरिया की अलग होगी, टुंड्रा प्रदेश की अलग होगी, समुद्रों की अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके साथ ही पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल लगते हैं, आप सभी को पता है, इंटरनल फोर्सेस भी और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, ये सब इनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे जो बायोस्फीयर जो है या जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसको प्रभावित करती है। इसके साथ ही पृथ्वी की जो हमारी जो क्रस्ट है वो बायोस्फीयर के लिए या जीव मंडल के लिए एक आवास क्षेत्र, ठोस आवास क्षेत्र प्रदान करती है, जिसके कारण उसके ऊपर लाइफ पनपती है। और पृथ्वी के जो अंतर्जात बल जो हैं उनके द्वारा पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। इन वास्य क्षेत्रों में जो फिजिकल फीचर्स जो है ये विविधता लाते हैं तथा पृथ्वी के बाह्य ठोस सतह से जीवन मंडल के लिए पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। यानी बायोटिक लाइफ के लिए हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो एक आधार प्रदान करते हैं उनको, साथ ही न्यूट्रिशन भी इन्हीं से ही जीवों को प्राप्त होता है। एक तरफ वायुमंडल से हमें या जीव मंडल को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी जो हमारी गैसेस लाइफ के लिए जो रिक्वायर्ड गैसेस जो हैं वो प्राप्त होती हैं, तो दूसरी तरफ ये क्लाइमेट का निर्माण भी करते हैं। तो वायुमंडल जनित यानी जो बाह्य फोर्सेस के द्वारा वायुमंडल तथा भूतल के मध्य ऊष्मा तथा जल का जो आदान प्रदान होता है वो उसके कारण तथा भूतल पर जो डेनुडेशन प्रोसेसेस जो हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं
उन सब के अंदर तथा जो जीवन मंडल के वास्तविक क्षेत्र जो हैं उनमें भी ये विविधता उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं ये इनके द्वारा वायुमंडल और अर्थ सरफेस के बीच में एनर्जी का और वाटर का एक्सचेंज होता है, और जिसके द्वारा डेनुडेशनल प्रोसेसेस के द्वारा लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जैसे पर्वत पठार मैदान इन सब का। और इसके साथ ही हमारी जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर भी विविधता जो है इनके द्वारा लाई जाती है। इसी प्रकार से भौतिक पर्यावरण जो है वो जीवन मंडल में वनस्पति तथा प्राणी जगत के जीवन रूपों को प्रभावित और नियंत्रित करता है। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन को या उनकी लाइफ को प्रभावित और कंट्रोल करता है, तथा दूसरी तरफ मानव भी अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन तथा परिमार्जन प्रस्तुत करता है। यानी मानव भी भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है अपने एक्टिविटीज के द्वारा, अपने क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को परिवर्तित करने या उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल में पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण तथा मानव के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा है। यानी एक बात करें तो स्पष्ट है कि भौतिक पर्यावरण और उसके साथ मानव के मध्य एनवायरमेंट एंड मैन एंड एनवायरमेंट के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है, उनके बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं जो हैं उनका अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं हम। पिछले कुछ दशकों में भूगोल के अंदर इसकी विषय वस्तु के अंदर, इसकी अध्ययन प्रणाली के अंदर कई जो हैं परिवर्तन हुए, जिसमें सबसे पहला परिवर्तन हम देखें तो भौतिक भूगोल को मानव कल्याण के लिए अधिकाधिक सार्थक बनाने की चाह, यानी मानव के लिए बेनिफिशियल बनाने की चाह, यानी मानव के लिए अधिक से अधिक इसका उपयोग हो तथा मानव भूगोल का इससे अधिकाधिक संबंधित करके भूगोल के बिखरते रूप को पुनः संवारने का प्रयास करना। यानी भूगोल की जो अलग अलग ब्रांचेज होकर अलग अलग, एक तरह से हम कहें कि जो विषय जो दिशाहीन होता जा रहा है उसको पुनः एक मजबूत विषय के अंदर संवारने का प्रयास किया जाने का प्रयास। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक भूगोल मानव कल्याण के लिए इस विषय को संगठित करके इसकी सार्थक बनाने की प्रयास जो है मानव के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप के प्रति अधिकाधिक झुकाव तथा मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कुप्रभाव एवं उनसे जनित पर्यावरणीय समस्याओं का मूल्यांकन तथा निवारण पर ध्यान। यानी जो भी हमारे प्राकृतिक प्रकोप से जो नेचुरल हैजार्ड्स जो होते हैं उनसे मानव तथा मानव के द्वारा जो पर्यावरण में हम परिवर्तन कर रहे हैं उससे जो भी हमारी पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं उनका मूल्यांकन करना, साथ ही उनके निवारण पर भी ध्यान देना। यानी ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्यों आई, साथ ही उनके क्या क्या निवारण हैं। नेक्स्ट है प्रक्रमों की क्रियाविधि एवं मापन तथा गणितीय विश्लेषण पर विशेष बल। यानी जितने भी हमारे भौतिक प्रक्रम हैं उनकी क्या क्या क्रियाविधि है और उनका मेजरमेंट और गणितीय विश्लेषण पर विशेष बल। यानी कोई भी आपका फिजिकल एस्पेक्ट है उसका मेजरमेंट है और उसके जो भी विश्लेषण करना है वो मैथमेटिकल रूप में यानी विज्ञान के द्वारा उसका विश्लेषण करना। अगला है भौतिक भूगोल के कुछ विशिष्ट पहलुओं यथा जैसे पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी आदि के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल की ओर अधिक झुकाव। यानी जितने भी हमारे विशिष्ट आजकल इकोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत खासकर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर की ओर ही मानव का झुकाव अधिक है। यह हम कहें कि हमारा जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का क्रमबद्ध अध्ययन
और इनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन जो है उसको हम शामिल करते हैं। तो एक तरह से हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बात करें तो हमारे 4 मुख्य इसके विभाग हैं। पहला है स्थल मंडल, जिसके अंतर्गत हम जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं, पर्वत पठार मैदान, इनके बारे में और इनसे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है जल मंडल, यानी इसमें समुद्र ओशियनोग्राफी जो है, हमारे महासागर, इनके फिजिकल फीचर्स और जलधाराएं और इससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका अध्ययन। इसके साथ ही अगला है वायुमंडल, तो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जितने भी इसकी परतें और उससे संबंधित। और नेक्स्ट है जैव मंडल, तो जैव मंडल के अंदर जो जीवों से संबंधित जो पहलू हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। तो अब हम बात करें तो भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः हम स्थल मंडल के साथ जल मंडल के साथ वायुमंडल और वायुमंडल के साथ जैव मंडल, इन चारों मंडलों को एक साथ शामिल करके इस विषय के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का जो सिस्टमेटिक अध्ययन जो है वो, तथा इन चारों क्षेत्रों के मध्य इनकी आपस में जो पारस्परिक क्रियाएं जो हैं उन क्रियाओं का और अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल कहलाता है। तो ये तो था भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र।